तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में, है ना, विजयनगर साम्राज्य पहला हिंदू राजवंश था जो दिल्ली सल्तनत के काल में स्थापित हुआ था, विजयनगर साम्राज्य, है ना। और उसी का पड़ोसी था बहमनी वंश। ये दोनों के बारे में हम लोग आज चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, है ना। विजयनगर साम्राज्य हमेशा ध्यान में रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के काल में यह पहला हिंदू राजवंश था जो स्थापित हुआ। ओके, तो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किए। संगम, पहला संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा अरविडू वंश। संगम, सालू, तुलु और अरविडू वंश का विजयनगर साम्राज्य के अधीन शासन हुआ। विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, है ना, अनगोंडी थी। अनगोंडी, प्रारंभिक राजधानी अनगोंडी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु, है ना, तेलुगु था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे। विजयनगर साम्राज्य जो है वह नाम जो है क्यों पड़ा विजयनगर साम्राज्य? तो हरिहर एवं बुक्का के गुरु का नाम था आपको विद्यारण्य, है ना। विद्यानगर से ये नाम पड़ा विजयनगर। और हरिहर बुक्का के पिता का नाम था संगम, तो अपने पिता के नाम से वंश का नाम रखा संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य मध्य युग का पहला हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है, जो कर्नाटक में स्थित है, हम्पी। ओके, तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था संगम वंश। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम से इस वंश की स्थापना की। ओके, संगम वंश का पहला राजा हुआ हरिहर। क्योंकि हरिहर बड़ा भाई था, तो हरिहर जो है संगम वंश का पहला शासक हुआ। इसने अनगोंडी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जब विजयनगर स्थापित हुआ तो प्रारंभिक राजधानी कह सकते हैं कुछ महीने के लिए अनगोंडी राजधानी बना था। बाद में हरिहर जब शासक बना तो विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, हरिहर के बाद जो है इसका छोटा भाई बुक्का, जो कि बुक्का प्रथम के नाम से राजा बना, बुक्का प्रथम, है ना। बुक्का प्रथम जो है वह वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया, ध्यान में रखना है। और चीन में अपना राजदूत भेजा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जो चीन में अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम। इसे 3 समुद्रों का अधिपति कहा गया। 3 समुद्रों का अधिपति, यानी कि 3 समुद्र जो है इसके अधीन था। 3 समुद्र के आसपास जो बसे राज्य थे इसके अधीन था, इसलिए इसको बुक्का प्रथम को 3 समुद्र का अधिपति कहा गया। बुक्का प्रथम के बाद जो है संगम वंश का शासक बना हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय राजा बना। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर का पहला राजा हरिहर द्वितीय था। हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम संगम वंश का शासक बना। देवराय प्रथम, है ना। हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम संगम वंश का शासक बना। देवराय प्रथम जो है का जो है बहमनी शासक से जो है संघर्ष चल रहा था। देवराय प्रथम सोनार की बेटी, एक युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम था सोनार की बेटी के युद्ध में बहमनी शासक फिरोज से यह पराजित हो गया। देवराय प्रथम पराजित हो गया। किससे? तो बहमनी शासक फिरोज से सोनार की बेटी के युद्ध में पराजित हो गया। युद्ध का नाम है सोनार की बेटी। किसके बीच हुआ था? तो आपको देवराय प्रथम और बहमनी शासक फिरोज के बीच। इस पराजय के कारण देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज के साथ करना पड़ा था। ध्यान में रखना है,
देवराय प्रथम अपनी बेटी का विवाह फिरोज के साथ कर दिया। देवराय प्रथम के समय में इटली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको जरूर से जरूर याद रखना है कि इटली यात्री निकोलो कोंटी किसके काल में विजयनगर आया था, तो देवराय प्रथम के काल में विजयनगर आया था निकोलो कोंटी। ओके ओके, तो देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय शासक बना। देवराय द्वितीय, इसे देवराय द्वितीय को इम्माड़ी देवराय भी कहा गया। देवराय द्वितीय को इम्माड़ी देवराय कहा गया। इसके शासन काल में फारस का शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक भारत आया था। देवराय द्वितीय के काल में फारस का शासक था शाहरुख, उसका राजदूत बनकर अब्दुल रज्जाक इंडिया आया था, यह ध्यान में रखना है। इसे एक अभिलेख में गज बेटकर कहा गया। गज बेटकर का मतलब हाथी का शिकार करने वाला। ओके, देवराय द्वितीय अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था, है ना, ताकि बहमनी वंश के शासकों के साथ वह जो है सामना कर पाए। देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन संगम वंश का शासक बना। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा गया। प्रौढ़ देवराय, है ना। संगम वंश का अंतिम शासक हुआ विरूपाक्ष द्वितीय। तो इस तरह संगम वंश में आपको हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, है ना, फिर आपको हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, है ना, और अंत में विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का शासक बना था। ये सब ध्यान में रखना है। खासकर निकोलो कोंटी किसके काल में आया, अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया, किसने 2000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया, ये सब बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, अब आइए विजयनगर का दूसरा राजवंश। विजयनगर का दूसरा राजवंश शालू वंश था। शालू वंश के बारे में कोई ज़्यादा उपलब्धि नहीं मिलती है, इसलिए केवल ये ध्यान में रखना है कि शालू वंश का संस्थापक कौन था, तो शालू नरसिंह था, है ना। संस्थापक का केवल नाम याद रखना है, शालू नरसिंह शालू वंश का संस्थापक था। इसके बारे में इतिहास में कोई बड़ी उपलब्धि का उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा राजवंश विजयनगर का तीसरा और सबसे प्रसिद्ध राजवंश हुआ तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक कौन था, वीर नरसिंह। ठीक है, इस वंश का तथा विजयनगर साम्राज्य का, या यूं कहें कि उस समय इंडिया का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय। ध्यान में रखेंगे, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का शासक हुआ। विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का शासक हुआ। इसने यह 1509 ईस्वी में विजयनगर का शासक बना। इनके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य काफी वैभवशाली और समृद्ध हो गया। पूरा इंडिया में इनके काल में विजयनगर साम्राज्य काफी प्रसिद्ध हो गया था। कहा भी जाता है कि जब राजा युग होगा तो उसका राज्य में समृद्धि होगा। तो राजा युग था, कृष्णदेव राय इतना युग था कि इसके काल में विजयनगर जो है पूरे भारत में अपने अपने परचम को लहरा चुका था, इतना प्रसिद्ध हुआ था। कृष्णदेव राय ने बीदर और गुलबर्गा पर आक्रमण कर बहमनी साम्राज्य के महमूद शाह, है ना, बहमनी साम्राज्य के शासक थे, महमूद शाह को कारागार से मुक्त करके बीदर की राजगद्दी पर आसीन किया था, है ना। ये ध्यान में रखना है, कृष्णदेव राय बीदर और गुलबर्गा जो कि विजयनगर के आसपास के मुस्लिम राजवंश थे उस पर आक्रमण किया और बहमनी साम्राज्य के महमूद शाह को कारागार से मुक्त करके बीदर की गद्दी पर आसीन किया था। इस उपलक्ष्य में यह यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया। यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि कौन धारण किया, तो कृष्णदेव राय, है ना। राजा कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस तथा बारबोसा विजयनगर साम्राज्य आया था। ध्यान में रखना है, पुर्तगाली यात्री था डोमिगो पायस और एक और यात्री था बारबोसा, जो राजा कृष्णदेव राय के काल में आपको विजयनगर साम्राज्य आया था। राजा कृष्णदेव राय ने आंध्र पितामह, आंध्र भोज, अभिनव भोज
की उपाधि धारण की। आंध्र पितामह कहा गया इनको, आंध्र भोज कहा गया, अभिनव भोज कहा गया, ये उपाधि धारण की और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि को धारण किया था। इनके काल में डोमिगो पायस और बारबोसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। ये ध्यान में रखना है, इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करना है। राजा कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर साम्राज्य जो है काफी मतलब प्रसिद्ध हुआ, है ना, समृद्धशाली बन गया और इनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल एज कहा गया, क्योंकि इनके काल में कई तेलुगु ग्रंथों की रचना की गई थी, इसलिए तेलुगु साहित्य का क्लासिकल एज कहा गया। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहा करते थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। अष्ट दिग्गज कौन थे? तो तेलुगु 8 तेलुगु साहित्य के विद्वान थे, उनको अष्ट दिग्गज कहा गया। इनमें अल्लसी पेड्डाना, 8 जो विद्वान थे, 8 में एक थे अल्लसी पेड्डाना, जो राजा कृष्णदेव राय के राज कवि थे। इन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा गया। किसको? अल्लसी पेड्डाना को तेलुगु कविता का पितामह कहा गया। ये राज कवि थे और ये 8 विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध विद्वान हुए तेनाली राम कृष्ण, है ना। तेनाली राम कृष्ण सबसे प्रसिद्ध विद्वान। ये तेनाली राम जो है अपने वाक पटुता और हाजिर जवाबी में काफी माहिर थे, बहुत ही मतलब बोलने में माहिर थे, किसी प्रश्न का जवाब देने में माहिर थे। उस समय के जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों में इंडिया में इनका नाम आता था तेनाली राम कृष्ण, जो कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 विद्वानों में से एक थे। राजा कृष्णदेव राय स्वयं तेलुगु भाषा के विद्वान थे, इसलिए इन्होंने तेलुगु भाषा से संबंधित विद्वानों को संरक्षण दिया, क्योंकि ये खुद तेलुगु भाषा के अच्छे जानकार थे। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद एक पुस्तक को लिखा तेलुगु भाषा में, और संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम नामक एक पुस्तक की रचना जो है राजा कृष्णदेव राय के थे। जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखे और अमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में राजा कृष्णदेव राय खुद लिखे थे। और इससे पता चलता है कि राजा कृष्णदेव राय खुद एक विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है। पुर्तगाल के गवर्नर अल्बुकर्क ने इनसे दोस्ती किया था, है ना। पुर्तगाली गवर्नर जब इंडिया आया था तो इनसे दोस्ती किया और दोस्ती की एवज में राजा कृष्णदेव राय ने अल्बुकर्क को ढेर सारा व्यापारिक सुविधाएं प्रदान किया, है ना। आपको बता दें कि जब मतलब अल्बुकर्क जब इंडिया आया तो वह राजा कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि वह मतलब उनसे दोस्ती करना चाहा और दोस्ती करके वह कई व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त किया था, है ना। राजा कृष्णदेव राय नागलपुर नामक एक नगर बसाए थे, नागलपुर, ठीक है, और हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाए थे राजा कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा, है ना, बाबर का आत्मकथा है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी में बाबर एकमात्र किस भारतीय शासक का उल्लेख करता है और कहता है कि वह एक शक्तिशाली शासक था? तो राजा कृष्णदेव राय, है ना। बाबर जब अपनी आत्मकथा लिखता है तुजुक ए बाबरी, उसमें अपनी आत्मकथा में वह एकमात्र भारतीय शासक का उल्लेख करता है, राजा कृष्णदेव राय का उल्लेख करता है और कहता है कि वह भारत का एक शक्तिशाली शासक था। ठीक है। तो राजा कृष्णदेव राय इतने बेहतरीन व्यक्ति थे, इतने उच्च कोटि के शासक थे, तो इनके काल में विजयनगर साम्राज्य जो है काफी समृद्ध हो गया, काफी विकसित हो गया। 1529 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक ये शासन किए, 20 साल शासन किए और 20 साल में के शासन के दौरान जो है
वह विजयनगर साम्राज्य को काफी आगे ले गए। ठीक है, तुलु वंश के ये शासक थे। विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश हुआ और इसी तुलु वंश से राजा कृष्णदेव राय हुए, है ना। राजा कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद तुलु वंश का पतन होना शुरू हो गया, है ना। तुलु वंश का पतन होना शुरू हो गया। तुलु वंश का अंतिम शासक हुआ सदाशिव। क्या नाम था? सदाशिव, तुलु वंश का अंतिम शासक। इसके शासन काल में शासन की सारी शक्ति राम राय के हाथों में थी, यानी कि सदाशिव इतना कमजोर शासक साबित हुआ कि इसका मंत्री था राम राय, वही इसके नाम से शासन करने लगा, राम राय, है ना। राम राय थोड़ा घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था। वह जो है विजयनगर साम्राज्य का पड़ोसी साम्राज्य था, मतलब बहमनी राजवंश, है ना। मुस्लिम राजवंश, कई चारों तरफ से मुस्लिम राजवंश घिरा हुआ था। बीच में विजयनगर था। तुंगभद्रा नदी के मतलब के उस पार मुस्लिम राजवंश, इस पार विजयनगर, और विजयनगर और मुस्लिम राजवंशों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। संघर्ष का कारण था विजयनगर और बहमनी राजवंशों के बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो तुंगभद्रा नदी के दोआब का जो क्षेत्र था उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से दोनों संघर्ष करते थे। तो राम राय जो है वह थोड़ा घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था और उसके कारण ही जो है विजयनगर और बहमनी राजवंशों के बीच युद्ध छिड़ गया। दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राजवंश एक तरफ और विजयनगर एक तरफ, है ना, के बीच युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में इस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध, या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, या बनिहट्टी का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 1565 ईस्वी में। यह युद्ध किसके बीच था? तो विजयनगर वर्सेस दक्षिण भारत के 4 प्रमुख मुस्लिम राजवंश कौन कौन थे? तो बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा और बीदर। ये 4 प्रमुख मुस्लिम राजवंश एकजुट होकर विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध हमला कर दिए। तालीकोटा या बनहट्टी या राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में जो है ये चारों मुस्लिम राजवंश एकजुट होकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, है ना। मुस्लिम संघों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अली आदिल शाह। और विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व राम राय कर रहा था, है ना। मुस्लिम संघ कितने थे? 4 संघ थे। कौन कौन सा? ध्यान में रखना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। ये 4 मिलकर के एक संघ बनाए थे विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध, और इस संघ का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था और विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम राज्यों के बीच जो युद्ध होता था, युद्ध होने के पीछे क्या रीजन था हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। तुंगभद्रा, है ना, तुंगभद्रा नदी था, उसके दोआब के बीच का क्षेत्र काफी उपजाऊ एरिया था। उस एरिया को प्राप्त करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के बीच आए दिन युद्ध होता था। तो ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य, है ना, 4 मुस्लिम राजवंशों के विरुद्ध युद्ध करते हुए बुरी तरह पराजित हो गए। विजयनगर साम्राज्य का पराजय हो गया और यह इतना बड़ा पराजय साबित हुआ कि इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। और यह युद्ध होने का कारण क्या था? ये युद्ध होने के पीछे कौन जिम्मेवार था? तो राम राय की महत्वाकांक्षी नीति के कारण विजयनगर साम्राज्य का तालीकोटा के युद्ध में पतन हो गया। तालीकोटा का युद्ध ध्यान में रखेंगे 1565 में। इस युद्ध का 3 नाम है, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बनहट्टी का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य वर्सेस दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राजवंश कौन कौन थे? 4 मुस्लिम राजवंश बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। और ये संघ बना था और संघ का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। इस युद्ध में मुस्लिम राज बरार शामिल नहीं हुआ था, है ना। 5 दक्षिण भारत में उस समय
विजयनगर साम्राज्य के आसपास 5 मुस्लिम राजवंश था, उसमें 4 भाग लिया। बरार तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध भाग नहीं लिया था, यह याद रखना है। ओके। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया, तुलु वंश का पतन हो गया। तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश हुआ अरवीडू वंश। अरवीडू वंश, लेकिन यह बड़ा राजवंश नहीं हुआ था, क्योंकि तालिकोटा के युद्ध के दौरान ही जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन अंतिम राजवंश ध्यान में रखना है, अरवीडू वंश था, जो तालिकोटा के युद्ध के बाद स्थापित हुआ था, और इस वंश का संस्थापक था तिरुमल। तिरुमल। ओके, ये ध्यान में रखना है। अब आइए विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ और जानकारी हम लोग दे देते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। इस साम्राज्य में वर एवं वधु दोनों से विवाह कर लिया जाता था, विधवा विवाह कर मुक्त था। यह एकमात्र साम्राज्य हुआ विजयनगर साम्राज्य जो विवाह नामक एक कर लेता था। ये मतलब और किसी दूसरे राजवंश में हम ऐसे कर को के बारे में नहीं सुनते, केवल विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुनते हैं कि वर और वधु दोनों पक्षों के द्वारा विवाह के अवसर पर सरकार टैक्स लेती थी, विवाह कर। अगर कोई व्यक्ति विधवा से विवाह करता था तो वह कर मुक्त था। दास प्रथा विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वाक कहा जाता था, वेश्वाक। विजयनगर की मुद्रा का नाम, विजयनगर साम्राज्य के अधीन जो मुद्रा चलता था उसका नाम था पैगोडा, और स्वर्ण मुद्रा का नाम था वराह। पैगोडा जो समान मुद्रा था, और जो स्वर्ण मुद्रा था वराह। ओके। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, रक्त कोडगे। विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक युद्ध में वीर गति प्राप्त करते थे उनके परिवार को भूमि दिया जाता था। जो सैनिक युद्ध में वीर गति प्राप्त करते थे तो सैनिक के परिवार को भूमि दिया जाता था, उसको रक्त कोडगे कहा जाता था। ओके। विजयनगर साम्राज्य में नायंकर एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर, नायंकर आयंगर व्यवस्था, है ना। आयंगर व्यवस्था गांव के प्रशासन की देखभाल के लिए था, और नायंकर व्यवस्था जो है वह सैनिकों के प्रशासन की देखभाल के लिए नायंकर व्यवस्था। ओके। और आयंगर व्यवस्था जो था वह 12 प्रशासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, और इन्हीं की देख रेख में ग्राम प्रशासन चलता था। इन्हें ही आयंगर कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था ध्यान में रखना है, गांव के प्रशासन के लिए। नायंकर व्यवस्था सैनिक प्रशासन के लिए विजयनगर साम्राज्य में ये लागू किया गया था, नायंकर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था। ओके। रक्त कोडगे देख लिए, विवाह कर देख लिए, है ना। मनुष्यों के क्रय विक्रय होता था उस समय, उसको वेश्वाक कहा जाता। तो ये सब पूरा जानकारी हम लोग विजयनगर के बारे में देखे। अब आगे हम लोग बहमनी राजवंश थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में, 1347 में ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहमनी राजवंश की स्थापना हसन गंगू किया था, हसन गंगू। ओके। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन किया? हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। राजभाषा बहमनी साम्राज्य का मराठी था, और मुद्रा हून नामक मुद्रा चलता था। बहमन शाह ने अपने साम्राज्य में हिंदुओं से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ये ध्यान में रखना है कि वह मुस्लिम राजा दिल्ली सल्तनत में कौन हुआ, दिल्ली सल्तनत के शासन काल में या समकालीन, जो हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था, वह बहमन शाह। इसके बाद इसका पुत्र जो है मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, है ना। इसने बुक्का के विरुद्ध पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। ये पहली बार बारूद का प्रयोग यहीं पर हुआ था, है ना। बुक्का और मोहम्मद शाह के विरुद्ध युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था।
ओके। इसके बाद ताजुद्दीन फिरोज बहमनी राजवंश का एक प्रतापी और सर्वाधिक योग्य शासक हुआ ताजुद्दीन फिरोज। और यही ताजुद्दीन फिरोज जो है सोनार की बेटी के युद्ध में देवराय प्रथम को पराजित किया। देवराय प्रथम क्या किया? देवराय प्रथम जब सोनार की बेटी के युद्ध में ताजुद्दीन फिरोज से पराजित हो जाता है तो पराजय के बाद अपनी बेटी का विवाह ताजुद्दीन फिरोज से के साथ करता है। ओके। इसके बाद बहमनी साम्राज्य का शासक शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम हुआ। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को बनाया। कौन? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जब बहमनी राजवंश का शासक बना तो अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया, गुलबर्गा के जगह पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया और नई राजधानी को मुहम्मदाबाद नाम दिया, है ना, बीदर का नाम रख दिया मुहम्मदाबाद। इसके बाद हुमायूं बहमनी राजवंश का शासक बना। यह बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, इसलिए इतिहास में इसको जालिम हुमायूं के नाम से जाना गया। ये ध्यान में रखना है, जालिम हुमायूं, ऐसा नहीं कि हुमायूं मुगल शासक था, ये नाम था जालिम हुमायूं, है ना। इसको लोग जालिम हुमायूं ही कहते थे क्योंकि यह बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए लोग इसको जालिम हुमायूं के नाम से जानते थे। यह बहमनी राजवंश का एक शासक हुआ था जालिम हुमायूं। ओके। बहमनी साम्राज्य का अंतिम प्रमुख शासक हुआ मोहम्मद तृतीय, है ना। बहमनी साम्राज्य का अंतिम प्रमुख शासक कौन हुआ? मोहम्मद तृतीय। मोहम्मद तृतीय का एक योग्य प्रधानमंत्री था महमूद गवां। महमूद गवां कौन था? मोहम्मद तृतीय का प्रधानमंत्री था। महमूद गवां बड़ा ही योग्य व्यक्ति था और मोहम्मद तृतीय के काल में रूसी यात्री निकितिन भारत आया था। निकितिन एक रूसी यात्री था जो भारत आया था, किसके काल में? मोहम्मद तृतीय बहमनी शासक के काल में, है ना। मोहम्मद तृतीय का योग्य प्रधानमंत्री था महमूद गवां। इसने रियाजुल इंसा तथा दीवान ए अस्र नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी और बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना किया था। कौन? महमूद गवां इतना योग्य व्यक्ति था जो कि प्रधानमंत्री था मोहम्मद तृतीय का। वह रियाजुल इंसा नामक और दीवान ए अस्र नामक 2 ग्रंथ लिखा और बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना खुद करवाया था महमूद गवां, जो कि मोहम्मद तृतीय का प्रधानमंत्री था। इसके पश्चात बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया। बहमनी साम्राज्य विखंडित हो गया और विखंडन के बाद, बहमनी साम्राज्य के विखंडन के बाद दक्षिण भारत में 5 मुस्लिम राजवंशों का उदय हुआ, है ना। पहले बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य विखंडित हो गया और इसके विखंडन से 5 मुस्लिम राजवंशों का उदय हुआ था। कौन कौन सा मुस्लिम राजवंश था? संस्थापक कौन था? ये ध्यान में रखना है। बीजापुर, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, यहाँ पर आदिल शाही वंश का शासन था। अहमदनगर, संस्थापक मलिक अहमद, यहाँ पर निजाम शाही वंश का शासन था। बरार, फतेउल्ला इमाद शाह, यहाँ पर इमाद शाही वंश का शासन था। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह संस्थापक था, यहाँ पर कुतुब शाही वंश का शासन था। और बीदर का संस्थापक था अमीर अली बरीद और यहाँ पर बरीद शाही वंश का शासन था। ये 5 मुस्लिम राजवंश का उदय हुआ बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद। आपको बता दें ये 5 में से बरार को छोड़कर अन्य चारों जो है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़े थे। बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था, ध्यान में रखना है। तो ये है बहमनी राजवंश और बहमनी राजवंश के बाद के पतन के बाद 5 मुस्लिम राजवंश कौन कौन हुआ ये ध्यान में रखना है। कौन कौन था? तो बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा एंड बीदर। इसमें बरार तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक अंग्रेज इतिहासकार है सेविले, क्या नाम है? सेविले। वह कहते हैं ए फॉरगटन अंपायर, ए फॉरगटन अंपायर, है ना। ए फॉरगटन अंपायर किस राजवंश के बारे में सेविले कहते हैं? तो विजयनगर के बारे में कहते हैं ए फॉरगटन अंपायर। आज विजयनगर के ध्वंसा अवशेष को
हम कहाँ देख सकते हैं? तो आपको कर्नाटक जाना होगा, हम्पी। हम्पी में आज भी विजयनगर के ध्वंसावशेष को हम देख सकते हैं। मध्यकाल में यह एकमात्र हिंदू राजवंश था जो मध्यकाल में उदय हुआ, और राजा कृष्णदेव राय के काल में यह राजवंश पूरे इंडिया में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, अपने वैभव के कारण, अपने समृद्धि के कारण। तो ये था विजयनगर साम्राज्य, और हम लोग संक्षिप्त में बहमनी राजवंश के बारे में भी अध्ययन किए।